सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। अब कुछ नहीं, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो स्टडी किया था उसमें बात किया था क्या कि सेल डिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूनिवर्स में अपने आप को सस्टेन्ड पाते हैं या फिर जो भी चीज हम करते हैं या फिर अगर हम अपनी एग्जिस्टेंस खुद ही देख पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सेल डिवीजन हुआ होगा। नहीं, एक ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रोसेस से गुजरता है। पहला हमारे पास सेल का डिवीजन और दूसरा जब सेल डिवीजन होगा तो सेल का एनलार्जमेंट। दैट इज व्हाट वी से मैच्योरेशन, राइट। यानी कि जब दोनों चीजें होती है तब जाके हमारे पास रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखने को मिल जाती है। नहीं, और इस रिप्रोडक्शन के एज ए रिजल्ट एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? यानी कि न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब उससे पहले वो चीजें दो चीजों से गुजरा है। पहला हमारे पास सेल डिवीजन और दूसरा सेल एनलार्जमेंट। कैसे सरकार, कैसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट जो हो रहा है, जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट कैसे कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हालांकि थोड़ा सा डिस्कस किया था। ये हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो मैंने बोला था ये डायरेक्टली डिवाइड करके हमारे पास दो सेल्स में बन जाता है। डायरेक्टली डिवाइड करता है और डिवाइड करके हमारे पास दो सेल्स का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन यहां पे सेल जब डिवाइड किया तो इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हुए, डीएनए का सिंथेसिस हुआ, ये ग्रो किया, मैच्योर किया और फिर जाकर दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। ये हमारे पास था यूनिसेलुलर में। लेकिन वही चीज बात कर लेते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मल्टीसेलुलर, तो मल्टीसेलुलर की बात ही करते हैं हमारे पास कहां से, जाइगोट से। और जाइगोट आपको पता है कि वो टू सेल्ड स्ट्रक्चर नहीं बल्कि वन सेल्ड स्ट्रक्चर है। हां, ये बात अलग है कि ये हैप्लॉइड नहीं बल्कि डिप्लॉइड कंडीशन में होता है। नहीं, यानी कि हमारे पास हम जिस चीज से आए हैं भाई वो सेल भी एक ही था और ये एक सेल बना था हमारे पास दो सेल से, एक स्पर्म और एक ओवम, यानी कि दो आपका जर्म सेल, यानी हमारे पास दो रिप्रोडक्टिव सेल जब मिला तब हमारे पास बना था क्या, जाइगोट। और जाइगोट को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। लेकिन अभी भी ये एक ही सेल है, राइट। तो ये जो एक सेल है, ये सेल हमारे पास क्या बोला था कि ये रिपीटेडली एंड रैपिडली डिवाइड करता है। डिवाइड करते 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 एक सेल, दो सेल, दो सेल से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 128 से 256, ये सारा प्रोसेस से चलता जाता है। यानी कि हमारे पास ये मोरुला वाले स्टेज में जाता है, फिर ब्लास्टुला वाले स्टेज में जाता है और फिर से हमारे पास गैस्ट्रुला वाला स्टेज में जाता है। यानी कि ये सारा चीजें हमारे पास ये प्रोसेस होता है। एक बात बताओ कि ये जब ये जाइगोट से मोरुला वाला स्टेज में कब गया, जब हमारे पास सेल का डिवीजन हुआ था तब ना, यस और नो। यानी कि हमारे पास सेल का डिवीजन हो रहा है। मैंने क्या बोला सर, रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो ये प्रोसेस डेफिनेटली बात है कि फॉलो हो रहा है, राइट। और ये जब डेफिनेटली फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब जब सेल जब डिवाइड करेगा तो सर्टेन स्टेज के बाद वो मैच्योर भी करेगा, एनलार्ज भी करेगा। ऐसे थोड़े है कि भाई मेरे एक सेल आया और आके यहाँ पे आ गया और रिप्रोड्यूस कर गया, भाई मम्मी फिर से मैं डिवीजन करना, मेरे को फिर से रिप्रोडक्शन करना, ऐसा इज इट पॉसिबल? नो। इज इट पॉसिबल? तो ये सेल हमारे पास फिर से डिवाइड करने से पहले इसको मैच्योरिटी वाले स्टेज में जाना पड़ेगा, वरना ये सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने बोला था सेल डिवीजन से सेल एनलार्जमेंट के बीच में दो प्रोसेसेस होती है, एक सेल डिवीजन हो रहा है और एक सेल ग्रोथ होता है।
सेल ग्रोथ। और यही चीज हमारे पास बात करते हैं कि सेल ग्रोथ में हमने बोला था कि ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेल ग्रोथ क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और इसमें हमारे पास क्या चीज, और सेल ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो हमारे पास इसका मतलब किसका प्रोसेस की बात कर रहे हैं भाई? इसका आपका साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर रहा है, राइट? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। यहां पे मैंने बताया था कि सर जी एक घर के चार दीवारी के अंदर अगर लोगों की संख्या बढ़ रही है तो चार दीवारी को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं, चार दीवारी को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए तो घर में जब लोग अलगा होते हैं, यानी कि जब सेपरेशन होता है तो किसी को एक जगह मिलता है, किसी को दूसरी जगह मिलता है। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा स्पेस, लेकिन वहां पे कम है तो कहीं और शिफ्ट करके उसको दे दिया जाता है, राइट? यानी कि हमारे पास यहाँ पे साइटोप्लाज्म ही हमारे पास क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और जब इंक्रीज करेगा तो ये हमारे पास हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी कि सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमेशा चलता रहेगा। जब से आपका जन्म हुआ, जब से 2.5 किलो से जब से आपका 70 किलो हुआ, इसके बीच में हमेशा सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ होता जा रहा है। नहीं, जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ था 2.5 किलो का, उस दिन से ही, उससे पहले भी उसका ग्रोथ हो रहा था सेल का, और उसके बाद भी सेल का ग्रोथ हो रहा था, तभी तो वजन बढ़ता गया और आज आपकी तरह के शकल हमारे सामने प्रस्तुत हुए। यस और नो? तो दिस हैपेंस इन एवरी सिचुएशन, लेकिन सेल ग्रोथ न कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि डीएनए का सिंथेसिस भी है। डीएनए का सिंथेसिस एक स्पेसिफिक स्टेज में ही होता है, एक स्पेसिफिक स्टेज में ही होता है, उससे पहले डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो सकता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सेल ग्रोथ इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, बट डीएनए सिंथेसिस इज स्पेसिफिक स्टेज पे होता है। डीएनए सिंथेसिस क्या होता है? स्पेसिफिक स्टेज पे होता है, यानी कि ये हमेशा नहीं होगा, पक्का ये हमेशा नहीं होगा। अब यहां से मतलब पता चल गया भाई मेरे कि एक बच्चा अगर मान लो वो रिवाइड आने के बाद कह रहा है रिप्रोड्यूस करना मेरे को, तो एक ही सवाल उससे पूछेंगे कि क्या तेरे में डीएनए का सिंथेसिस पूरा दे दे साथ में? कोई है क्या? उसको पास करा दो। क्या डीएनए का सिंथेसिस तू कर सकता है? एक ही सवाल पूछेंगे। अगर डीएनए का सिंथेसिस वो कर लेता ना, अगर डीएनए का सिंथेसिस वो कर लेता तो उस समय वो रिप्रोड्यूस कर पाता, लेकिन अफसोस कि वो नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, ना तो वो चीज कर पाएगा और ना ही दूसरा हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टिमुलेट हो पाएंगे ताकि आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स को स्टिमुलेट करे, प्रोडक्शन करे, राइट? इसीलिए बच्चा जन्म लेते ही बच्चे रिप्रोडक्शन नहीं करता है, क्योंकि ग्रोथ के बाद ही हमारे सारी चीजों की जरूरत होती है। यानी कि हमारे पास डीएनए सिंथेसिस एक स्पेसिफिक स्टेज पे होता है। अब सेल जो डिवीजन होता है, मैंने बोला था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही सेल रिप्रोडक्शन है, सेल डिवीजन ही सेल रिप्रोडक्शन है। क्योंकि भाई मेरे वहां पे अगर अमीबा की बात कर ले तो अमीबा एक ही सेल से बना होता है, सिंपल सी बात, अमीबा एक ही सेल से बना होता है। लेकिन अगर ये डिवाइड करे तो दो अमीबी बनेगा, दो अमीबी बनेगा। तो दो अमीबी बने यानी कि सेल डिवीजन करके बोल दो, या फिर ये अमीबा खुद ही एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन यही कहता है कि अपने तरह के ही एक हूबहू एक ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को प्रोडक्शन करने के प्रोसेस को ही बोलते हैं क्या? रिप्रोडक्शन। तो यहां पे एक बात बताओ, अमीबा अपने ही तरह के एक और बना दिया तो दो हो गया कि नहीं हो गया? तो ये रिप्रोडक्शन बोल सकते नहीं बोल सकते हैं? यानी कि इन एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या बोलते हैं, सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज नोन एज सेल रिप्रोडक्शन या फिर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, राइट? अब सेल रिप्रोडक्शन में दो चीजें आती है, सेल रिप्रोडक्शन में दो चीजें आती है। कौन कौन आती है जरा ध्यान से सुनिए। सेल रिप्रोडक्शन में दो चीजें आती है। पहला मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन, शायद कल लिखवाया था ना वो,
और दूसरा हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स। क्या चीज, दो चीज हमारे पास क्या क्या है, एक मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। ये दोनों चीजों का होता है तब जाके उसको हम लोग बोलते हैं सेल रिप्रोडक्शन। यानी कि इस मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन बता रहा है कि डिवीजन का मैकेनिज्म क्या था, क्या प्रोसेस था, कैसे हुआ वो डिवीजन, राइट, किस किस स्टेज से गुजर कर क्या चीज हुआ। जैसे हमारे पास आगे बढ़ने को मिलेगा तो सेल साइकिल आएगा, सेल साइकिल आएगा तो सेल साइकिल में हमें पता चलेगा कि भाई मेरे यहां पे आपका दो फेजेस होते हैं, एक इंटरफेज और दूसरा हमारे पास एम फेज। एम फेज इज आल्सो नोन एज माइटोसिस फेज। तो इंटरफेज क्या है और कब इंटरफेज में जाता है, कब माइटोसिस फेज में जाता है, इसमें कब प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज हमारे पास ये सारे चीज होकर के गुजरता है, ये सारे चीज बात करेंगे वहां पे। लेकिन सबसे पहले चीज ये हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन है, राइट, मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन है और उस पार्टिकुलर टाइम को हम लोग बोलते हैं आपका एक अलग अलग फेज। दूसरी चीज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। जब सेल डिवाइड करेगा तो एक सेल से दो सेल बनेंगे, एक सेल से दो सेल बनेंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ना रिप्रोडक्शन। सेल को सेल रिप्रोडक्शन क्या बोलेंगे, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेल ही सेल अपने तरह का नया सेल्स बनाए, एक सेल अपने तरह का एक नया सेल्स बनाए, उसको क्या बोलेंगे, सेल रिप्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? यानी कि सेल रिप्रोडक्शन क्या है आपका क्लियर है? मैंने यहां पे बताया था चीजें कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये चीजें क्लियर हो गया। एक सेल जो है, एक आता है सेल साइकिल। सेल डिवीजन में क्या हो रहा है, चीजें क्या देखा हमने कि कोई भी चीज है, एक सेल दो सेल में टूट रहा है और ऐसा नहीं है कि सेल में सेल सिर्फ टूटता है। सेल के टूटने में दो प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ऐसा कोई सेल ही नहीं हो सकता जिसमें कैरियोकाइनेसिस ना हो, ऐसा कोई सेल ही नहीं हो सकता जिसमें कैरियोकाइनेसिस ना हो। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि अगर एक सेल टूट रहा है तो मान लो यहां पे हमारे पास पहले चीज क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, राइट। अब जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो क्या होगा भाई मेरे, यहां से हमारे पास न्यूक्लियस टूटेगा। तो न्यूक्लियस टूटने के एज ए रिजल्ट न्यूक्लियस के अंदर हम लोग लास्ट क्लास में, सेल में लास्ट क्लास में न्यूक्लियस में पढ़ा था कि भाई क्रोमैटिन फाइबर्स होता है ना, क्रोमैटिन फाइबर्स होता है हमारे पास, यहां पे पढ़ा था क्रोमैटिड होता है, यहां पे हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये वगैरह वगैरह सब कुछ देख लिया, राइट। तो ये न्यूक्लियस हमारे पास, इसका मतलब ये चीज है कि न्यूक्लियस में हमारे पास होता है न्यूक्लियोलस, फोंटाना और बोमेंस वाला, और यहां पे हमारे पास डीएनए आपका सिंथेसिस होगा कि नहीं होगा। याद करिए एक लाइन हमने लिखवाया था उसमें, इन इंटरफेजिक सेल द जेनेटिक मटेरियल इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, नहीं, दैट इज व्हाट इज नोन एज क्रोमैटिन फाइबर और क्रोमैटिन, राइट। यानी कि जब सेल का डिवीजन होता है तो स्टार्टिंग में जब वो रेस्टिंग स्टेज में होता है तो उसमें हमारे पास डीएनए कैसा फॉर्म में होता है, जेनेटिक मटेरियल कैसा फॉर्म में होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और जैसे जैसे सेल डिवाइड करता है, जब सेल का डिवीजन होता है तो उस समय हमारे पास ये क्या हो जाता है, मैच्योर होता है, यानी कि सेल जो क्रोमैटिन होता है वो क्रोमैटिड में बदलता है और क्रोमैटिड से हमारे पास बनता है क्रोमोसोम। इज दैट क्लियर? ये इतना सारा, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? ये लिख लिया था आप लोगों ने? अब आता है सेल साइकिल, आगे अपना हाँ? ओकरा के मैसेज कहते हैं, संदेश, राधा रानी के संदेश आएगा, नहीं, वो आतंकवादी का संदेश आएगा। आतंकवादी कौन? जो आपको पढ़ने के लिए कहे, नहीं, जो आपको पढ़ने के लिए कहेगा वो कौन? आतंकवादी, टेररिस्ट, सबसे बड़ा। क्यों भाई? क्योंकि हमारे वो मन के विरोध में बात कर रहा है, नहीं, जो भारत देश को विकसित होने के लिए नहीं, उसको गुलाम, किताब का गुलाम बनने के लिए कह रहा है। और हम तो भाई आजाद नागरिक हैं, तो हमें क्यों बोलोगे आप पढ़ने के लिए? अगर बोल दोगे तो भाई तुम्हारे वो फांसी होगी, सिंपल सी बात है, फांसी होनी भी चाहिए, नहीं। सेल साइकिल,
सेल साइकिल होता क्या है? सेल साइकिल, जहां पे साइकिल शब्द आता है उसका मतलब यही चीज आता है कि भाई वो चीजें बार बार रिपीट कर रहा है। जहां पे साइकिल शब्द आता है वो चीज क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। जैसे हमारे पास लाइफ साइकिल, तो हमारे पास लाइफ साइकिल की बात करें, एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया एक ऐसा स्टेज में जहाँ शादी हो गई, फिर शादी से होने उसके बच्चे हो, भाई वो चीजें यानी कि बार बार रिपीट कर रहा है, राइट? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेल्स, ये लाइफ साइकिल। ना 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 ना, ठीक है ठीक है, आपका दोष सही नहीं है, मैं तो बोल ही रहा हूं ना आपका दोष है ना आपकी उम्र का दोष है। अगर हम उम्र का दोष होता तो सारे उसी उम्र के लगभग बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें 70 साल के कौन 80 साल के आगे बैठ के पढ़ रहा है। तो उम्र का दोष होता तो सब लोगों में वही होती। और ना आपके नजर का दोष है, अगर नजर का दोष होता हर जगह पे वही दिखता, नजरिए का दोष है। एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो चीजें दिखती है वो चीज का दोष है। सेल साइकिल इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल। सेल साइकिल को हम लोग क्या कह सकते हैं? सेल का जो लाइफ साइकिल है उसको कह सकते हैं। यानी कि एक नया सेल, एक सेल डिवाइड किया तो एक सेल बना, ये सेल मैच्योर करके एक स्टेज पे ऐसा भी होगा कि ये भी डिवाइड करेगा। तो यहां से यहां तक के प्रोसेस को, फासले को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल साइकिल, सेल साइकिल या फिर लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल। यानी कि सेल साइकिल इज नथिंग जस्ट द लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल, राइट? जिसमें हमारे पास सेल क्या करता है, किन किन प्रोसेस से गुजरता है? 3 प्रोसेस से गुजरता है। पहला सेल डिवीजन, डीएनए सिंथेसिस, तीसरा हमारे पास होता है ग्रोथ यानी कि मैच्योरेशन, राइट? और फिर से हमारे पास आता है डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन। आ गया फिर से? तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल और सेल साइकिल। अब पूरे सेल साइकिल में, अब सेल साइकिल अलग अलग सेल का, जैसे टाइपिकल ये यूकैरियोटिक सेल है, उसका लाइफ साइकिल का ड्यूरेशन अलग होगा, सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग होगा। एक ईस्ट का मैंने बात किया था कल, उसका सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग होगा। तो अगर बात करते हैं ह्यूमन सेल्स की, बात कर लेते हैं, अगर वो क्या बोलते हैं यूकैरियोटिक की, तो हमारे पास जनरली होता है जनरली होता है 24 आवर्स। कितना? 24 आवर्स। लेकिन वही चीज अगर ईस्ट में बात कर ले, ईस्ट सेल की बात करें, ईस्ट सेल के सेल साइकिल कंप्लीट होने में टाइम लगता है सिर्फ और सिर्फ कितना? 90 मिनट। कितना? तो ये यहां से हमें चीजें निकल के आ रही है कि सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग तरह के सेल में वैरी करता है। नहीं, क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। ये डिपेंड, ये जरूरी नहीं है कि इसका सेल का सेल साइकिल जितना हो उतना ही है इसमें हो, नहीं, वो डिपेंड करेगा। मैंने यहां पे बताया था भाई, 3 कंडीशन बताया था, शायद आपको याद आ रहा होगा कि एक बंदा जो पहाड़ के कंदराओं में बैठा हुआ है और तपस्या कर रहा है, उसके सामने खाना रखा हुआ है, तो वो खाना खाने का उसका टाइम अलग होगा, खाना खाने में टाइम अलग लगेगा। एक जिसका ऑफिस है, अब तुरंत निकलने को है, उसका टाइम हो रहा है, उसका अलग होगा, नहीं। और एगो जो कार्य करके, यानी कि बच्चा जो है स्कूल से आया है, स्कूल से आ गया है, अब वो रिलैक्स फील कर रहा है, उस समय उसको खाना दिया, तो तीनों में खाने का ड्यूरेशन अलग अलग होगा कि नहीं होगा? होगा। सबसे तेजी से कौन खाएगा? जिसका अभी ऑफिस होने का टाइम हो रहा है, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, तो वो बहुत जल्दी खाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपके पास वो सेल कैसा है, डिपेंड करता है कि आपके पास वो सेल कैसा है। जैसा सेल वैसा उसका सेल साइकिल का ड्यूरेशन। साइज पे ना, सेल टाइप पे, सेल टाइप पे, सेल मतलब एक बात बताइए, नारियल देखा ना,
और शरीफा देखा है? दोनों में से बड़ा कौन? छोड़ ना, घाघरा नींबू देखा है ना आपने? दोनों में से बड़ा कौन? घाघरा नींबू पक्का? दोनों में से खोलने में किसको टाइम लग जाता है ज्यादा? तो डिपेंड करता है कि वो सेल कॉम्प्लेक्स है या फिर सिंपल है, राइट? इस पे डिपेंड करता है। समझ रहे बात? इतना क्लियर है? अब हमारे पास सेल साइकिल, अगर एक सेल नॉर्मली सेल्स की बात कर ले तो वो दो फेजेस से होकर गुजरता है। एक सेल में जो फेजेस होते हैं सेल साइकिल में, वो दो फेजेस होते हैं। एक इंटरफेज, इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं, रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा हमारे पास आता है एम फेज, इसको हम लोग बोलते हैं माइटोटिक फेज। क्या चीज? माइटोटिक फेज। इज दैट क्लियर? रेस्टिंग फेज और माइटोटिक फेज। इसमें हमारे पास बात करें तो ये हमारे बॉडी के, हमारे जो सेल साइकिल है, जैसे ये हमारे पास सेल साइकिल है पूरा, राइट? ये हमारे पास है माइटोटिक फेज, एम फेज, और यहां से लेकर के यहां तक ये हमारे पास है कौन? इंटरफेज। क्या है? इंटरफेज। यानी कि हमारे पास इंटरफेज एक ऐसा फेज है, सेल साइकिल का ऐसा फेज है जो टू सक्सेसिव माइटोसिस के बीच का होता है, राइट? यानी फेज बिटवीन टू सक्सेसिव माइटोसिस इज सेड टू बी व्हाट? इंटरफेज। एक माइटोसिस यहां से स्टार्ट हुआ, तो जब तक ये दूसरा नहीं आ जाता तब तक वो खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी कि टू माइटोटिक फेज, सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब कि लगातार। राइट? इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। और ये हमारे सेल साइकिल के जितना भी टाइम लेता है सेल को साइकिल कंप्लीट करने में, सेल का लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में, उसका 95 या 95% से ज्यादा टाइम यह खुद ही अकेले एक्वायर करता है। क्या करता है? खुद ही एक्वायर करता है। और इसमें हमारे पास सेल का जो होता है ग्रोथ होता है। क्या होगा? सेल का ग्रोथ होगा। और तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे डीएनए का सिंथेसिस होता है। डीएनए सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन। इज दैट क्लियर? रेप्लिकेशन लास्ट वाले स्टेज में होता है भाई, ठीक है? इतना चीज हमारे पास इसमें होता है। अब इस इंटरफेज में तीन फेज होता है। यानी कि इंटरफेज में तीन फेज होता है, G1 S G2, G1 S G2, गैप 1 सिंथेटिक फेज और गैप फेज, फिर से सेकंड गैप, राइट? इज इट क्लियर? G1 S G2। अगर इस G1 को डिफाइन करना हो, इस G1 फेज को डिफाइन करना हो, तो बोल सकते हैं कि आपका माइटोसिस और रेप्लिकेशन, इसमें हमारे पास सिंथेटिक फेज, इसका मतलब सिंथेसिस हो जाता है। यानी कि डीएनए के सिंथेसिस या फिर डीएनए के रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच में जो फेज होता है उसको बोलते हैं हम लोग G1 फेज। बोल सकते नहीं बोल सकते हैं? यानी कि इट इज द इंटरवल बिटवीन ये आपका माइटोसिस एंड डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? इतना कोई कंफ्यूजन है? चलो दिक्कत नहीं है। यानी हमारे पास इंटरफेज में कितने फेजेस है? 3, G1 S G2, ठीक है? G1 S G2। हमारे पास एम फेज, हम लोग क्या करते हैं? एम फेज में हमारे पास सारा चीजें डिवीजन जो होता है ना वो उसमें होता है। जितना भी एक सेल हमारे पास दो टुकड़ों में बटेगा, ये सारा चीज किस में आएगा? एम फेज में। एम फेज में से पहले वाले चीजों को रेस्टिंग फेज बोलते हैं, राइट? क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज यानी इंटरफेज। इस कंडीशन में हमारे पास सेल ग्रो करता है, कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा, और उसके से आपका डीएनए का सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस, ये सारे चीजें जो है इसमें होता रहेगा।
अब बस बात सब कुछ हो जाएगा, अंदर अंदर सब बात हो जाएगा, बस तिलक के बात करना रह जाएगा। किसमें? यानी कि शादी होगी किसमें हमारे पास भाई? एम फेज में। सब चीज पहले हो जाएगा, लेन देन सब कुछ बाकी है, अभी सब कुछ बात हो जाएगी, इतना इतना चाहिए। लेकिन भाई शादी होने वाला है किसमें? एम फेज में। मनी देने के बाद नहीं, मनी देने के बाद ना शादी होगा, ऐसे थोड़े होगा। न तो तिलक के ना सर जी, तिलक के दिन उठा बक्सा ब्याह ना होई, ऐसा होता है। होता ही नहीं होता है? वही जे हाथे पे कहा जाता है भाई लेके आओ पूरा जितना भी है ना, जितना भी तय हुआ था लेके आओ। तो कहीं ना